नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पे। मेरा नाम है प्रशांत और जैसे कि थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये ऐसी वन लाइनर खबरें हैं जहां आपकी जो एग्जाम्स है आरओ, एसएससी, जीडी, रेलवे या बाकी बैंकिंग और आर्मी के, नेवी के, जितने भी ऐसे एग्जाम्स है जिसमें वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वन लाइनर इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, तो ऐसे करंट अफेयर जिनमें सीधे सीधे वन लाइनर के क्वेश्चंस के आंसर बनेंगे मैं लेकर आया हूं। और चलिए पहली न्यूज हम शुरू करते हैं आज की। रबी फसल की एक रिपोर्ट आई है, बुआई रिपोर्ट को लेकर। आप जान रहे हैं कि किस तरह से कृषि से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। कृषि से सवाल हमेशा आते रहे हैं एग्जाम्स में। एग्रीकल्चर सेक्टर से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से। और एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये जो रिपोर्ट्स है ये मिलीजुली रिपोर्ट्स है। और जिस तरह से भारत का मानसून, खेती और जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो शेयर है, इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खास करके कुछ ऐसे एग्जाम जहां जैसे कानून गो या छोटे जो ग्राम पंचायत लेवल के एग्जाम्स होते हैं या पंचायत समिति लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उनमें कृषि, क्योंकि बेसिकली उनका काम ही एग्रीकल्चर बेस्ड होता है, तो वहाँ ये इस पोर्शन से सवाल पूछ सकते हैं। ये रिपोर्ट है बेसिकली, रिपोर्ट अपडेटेड रिपोर्ट फॉर 2025, राइट। ये 2025 की रिपोर्ट है कृषि। और कौन पब्लिश करता है, देखिए पहली फैक्ट्स आपकी यहाँ बन गई, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, राइट। ये पहला फैक्ट आ गया। ये रिपोर्ट इस मंत्रालय द्वारा आई है। ये 20 जनवरी 2025 को, मतलब 20 जनवरी तक की रिपोर्ट है, यानी कि 20 जनवरी के अपडेटेड आंकड़े यहाँ तक है, 2025 तक के रबी फसल के। और यहाँ जो बुआई क्षेत्र है उसके सारे आंकड़े आ चुके हैं। इस सीजन की अगर बात करें, इस सीजन में तो टोटल जो क्षेत्र है वो 640 लाख हेक्टेयर, 640 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है बुआई के नीचे आया है। और अगर 2024 की बात करें तो ये 637.49 था। तो उस तुलना में अगर देखें तो थोड़ा ही बढ़ा है, मगर बढ़ा जरूर है, राइट। गेहूं की बात करें तो ये 320 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक ये पहुंच गया है। और ये पिछले साल के मुकाबले और अब तक के मुकाबले सबसे अधिक तौर पर पाया गया है। तो गेहूं जो है, और आप जान ही रहे मोस्टली साउथ इंडियन रीजन्स अगर छोड़ दे तो रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है वो गेहूं ही उसका मेन अनाज है, मुख्य अनाज है, राइट। दालों का जो क्षेत्रफल है वो 141.69 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। दालें बहुत जरूरी है। अब दालों के लिए मिशंस भी चल रहे हैं, तो आप जान रहे हैं दाल मिशन है, तिलहन मिशन है, कई सारे हमारे मिशन है। तो ये वहां से शायद सवाल आने के चांसेस रहते हैं। पिछले साल की तुलना में ये भी बढ़ा हुआ है। पिछले साल ये 139.29 लाख हेक्टेयर था। तो इस साल अगर बात करें तो एग्रीकल्चर का जो रेशो है भले कम प्रमाण में हो मगर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। श्री अन्न या मोटा अनाज जिसे हम कहते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये जो श्री अन्न है, इन्हें मोस्टली गेहूं अब तो बहुत कॉमन पूरे देश में गेहूं हो चुका है। मगर जैसे आप महाराष्ट्र जाओगे, जैसे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र में जो हमारा मुख्य रोटी जिससे बनती है वो ज्वार की बनती है। या मध्य प्रदेश में आप आओगे, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का मिक्सचर है। महाराष्ट्र में भी वैसे है। या साउथ में आप जाओगे तो वहाँ चावल के जो रोटी है वो या चावल से बने पदार्थ होते। मगर मोटा अनाज जो है, मोटे अनाज की अगर बात करो तो यूनाइटेड नेशन ने इसे ईयर भी घोषित किया था पिछले साल, मोटे अनाज का वर्ष। और मोटे अनाज अपार्ट फ्रॉम दी, अगर आप गेहूं से कंपेयर करो तो मोटा अनाज शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो मोटे अनाज को यूनाइटेड नेशन भी प्रमोट कर रहा है। अगर उसकी बात करें तो इसका कुल क्षेत्र जो है 54.49 लाख हेक्टेयर रहा है। और लास्ट ईयर 2024 की अगर बात करें तो ये 54.63 था। तो थोड़ा सा कम इसमें देखा गया है, जबकि हम मोटे अनाज को सरकार और यूनाइटेड नेशन दोनों बहुत प्रमोट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ज्वार की मैं अभी बात कर रहा था मैंने, 23.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है बुआई का क्षेत्र। और पिछले साल वो 25.76 लाख हेक्टेयर था। बट फिर भी कम भी हुआ है। मगर ज्वार वगैरह जैसे देखा जाता है ये ज़्यादातर जो नीचे राज्य है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या आपका कर्नाटक, वहाँ तक ज़्यादातर ज्वार खाई जाती है। मतलब डेली रूटीन में भी आप कह सकते हो कि वहाँ ये डेली रूटीन वहाँ है। मक्का
22.9 लाख हेक्टेयर है। और पिछले साल जो था वो जो आप जान रहे हो जो है एक प्रकार का अनाज ही है, तो उसका भी 6.62 लाख हेक्टेयर है। तिलहन की बात है, तेल बीजों के, तो ये 97.62 लाख हेक्टेयर है और पिछले वर्ष की तुलना में ये भी कम है। कुल मिलाकर अगर बात करें रबी फसल की जो बुआई है वो 640 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है। और पूरी कृषि गतिविधियों, आप जान रहे हैं कि कृषि को लेकर ये सरकार काफ़ी संवेदनशील भी है और कृषि में खास करके मतलब अब जो 2024 में जो सरकार आई है थर्ड टाइम चुन के, इसकी एक खासियत है कि इस साल जो कृषि मिनिस्टर बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने एमपी को कृषि क्षेत्र में पूरे भारत में कई क्षेत्र में कई सेक्टर्स में लाइक अनाज में या गेहूं हो गया, तिलहन में या दालों में पूरे भारत में नंबर 1 की पोजीशन पर जो है उनको ला दिया है। और एमपी का जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है सबसे ज़्यादा शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में ही हुई है। तो अब वही जो है मिनिस्टर बनाए गए, तो आने वाले 5 सालों में बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। तिलहन फसलों की जो बुआई क्षेत्र है वो 97.62 लाख हेक्टेयर दर्ज की गई है और पिछले वर्ष वो 101.8 लाख हेक्टेयर थी। सरसों की बात करें 89.3 लाख हेक्टेयर और पिछले साल की बात करें तो वो 93.73 था, ये भी घटा हुआ है। हालांकि कई चीज़ों की जैसे बाकी और चीज़ें जो है वो बड़ी है, इसलिए ये भी हुआ है। अलसी 2.68 राइट, और तिलहन जैसे जिसमें मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, इनमें भी गिरावट एक्चुअली देखी गई है। मोस्टली ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सरसों का ही तेल खाया जाए, ज़्यादातर आप जाओगे तो मूंगफली का भी खाया जाता है, सूरजमुखी का भी है तेल और तिल का भी है। कोकोनट का आप जान रहे हो कि कोकोनट का तेल जो है खाने में साउथ इंडिया में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है राइट। कॉफ़ी को लेकर भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो कॉफ़ी से संबंधित है, ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आती है और मोस्टली आपके ये इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन से रिले करती है। 20 जनवरी को जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारत की जो कॉफ़ी है, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट जारी किया कि भारतीय कॉफ़ी जो है उसकी वर्ल्ड लेवल पे जो मांग है वो बढ़ रही है और वहाँ अगर देखा जाए तो भारत का जो निर्यात है कॉफ़ी का, उसमें एक कमेंडेबल ग्रोथ देखने को मिली हुई है। अब भारत जो है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बन चुका है और फिनेंशियल ईयर 23-24 की अगर बात करें तो $1.29 बिलियन तक हमारा निर्यात पहुंच चुका है। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है, वो नंबर 1 पे आता है। उसके बाद वियतनाम और कोलंबिया का स्थान आता है। तो दक्षिण अमेरिकी राज्य कोलंबिया राइट। तो ये पूरा का पूरा जो भारत है, अगर भारत की अगर बात करें कॉफ़ी क्षेत्र में 7वें नंबर पर पूरी दुनिया में आता है। 2020-21 में हमारा 19.42 मिलियन था। अब अगर 20-21 में कंपेयर करें तो पूरा 5 सालों में लगभग दोगुना से भी ज़्यादा हो गया है। चलिए 2 जनवरी की अगर बात करें 2025 के पहले हफ्ते में भारत ने 9,300 टन कॉफ़ी का निर्यात किया। इटली, बेल्जियम और रूस, इन देशों को मोस्टली हमारी जो कॉफ़ी है सबसे ज़्यादा जो शेयर है ये 3 देशों में गया है। जनवरी के पहले हफ्ते की ये बात हो रही है। और घरेलू खपत अगर बात करें 2012 में 84,000 टन जो है ये थी, उससे बढ़कर 2023 में ये 91,000 टन हो चुके हैं। मतलब भारत में, वैसे तो भारत चाय लवर देश है, पर कॉफ़ी के भी काफ़ी जो दीवाने हैं वो बढ़ रहे हैं राइट। भारत की जो कॉफ़ी है मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाई जाती है। इसमें कर्नाटक जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर कहीं आ जाए सीक्वेंस लगाओ या क्रम लगाना जिसे कहते हैं, या निम्नलिखित में से सबसे कौन सा राज्य नंबर 1 पर है रैंक वगैरह, तो आप याद रखिएगा कर्नाटक नंबर 1 राज्य है। उसके बाद अगर देखा जाए 2022-23 कर्नाटक की बात है तो उसमें 2,48,000 मेट्रिक टन कॉफ़ी का उत्पादन किया गया था। उसके बाद आता है केरल सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु। ये 3 राज्य है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आगे देखते हैं, अगली न्यूज़ है 55वां दावोस सम्मेलन हुआ है, मतलब चल रहा है वैसे तो ये जो है विश्व आर्थिक मंच, मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ा था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है मैंने आपको पढ़ाया भी था इसको लेकर। अब इसी से संबंधित आप लोग जो है मोस्टली
जो चीज़ आपको पहले पढ़ाई जाती है और उसका कुछ अपडेटेड वर्जन आता है तो इसी को आप वहाँ पे मर्ज कर लिया करिए, ताकि आपकी एक ही जगह पर नोट्स बन के तैयार हो जाएगी। 20 जनवरी 2025 को स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ। दावोस काफ़ी बहुत चर्चा में भी रहता है, पूरी दुनिया भर से वहाँ लोग आते हैं, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और दुनिया भर के जो पर्यावरण तज्ञ है, इकोनॉमिक्स है, CEOs है, ये बेसिकली एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है। 5 दिन का ये सम्मेलन है। इसमें मोस्टली समावेशी विकास और डिजिटल क्रांति के भारतीय मॉडल का विशेष रूप से उल्लेख यहाँ हो रहा है, राइट। तो भारत को केंद्र में रखकर और भारत की चीजें, क्योंकि भारत क्यों, पूरी दुनिया भारत को क्यों इतना प्यार करने लगी आजकल, राइट। उसका मेन रीजन है बाजार, मार्केट, वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत है। तो इसीलिए भारत को पूरी दुनिया प्यार करने लगी, क्योंकि पता है कि हमारे जो उत्पाद है खरीदना, 140 करोड़ का देश है, सबसे ज्यादा ग्राहक कहाँ होंगे, यही, राइट। भारत इस बार अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है भारत ने, जिसमें 5 केंद्रीय मंत्री गए हुए, 3 मुख्यमंत्री भी है, कई अन्य राज्यों के मंत्री भी है, लगभग 100 CEO गई है, 100 CEOs गए कंपनी से, नागरिक तथा समाज कला एवं संस्कृति के क्षेत्रों से जुड़े हुए अन्य लोग भी दावोस गए हैं। 2025 की थीम क्या है? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग, राइट। ये 2025 की थीम है। कई बार आपने देखा होगा कई एग्जाम्स में थीम भी पूछ लेता है कि 2025 में हुआ दावोस सम्मेलन की थीम, इस वर्ष की थीम क्या थी, ऐसे ही सवाल आ जाएगा सीधा सीधा। तो याद रखिए, भारत से रिलेटेड क्या है कि अपने जो उद्योग संवर्धन है, व्यापार विभाग, उसके माध्यम से विशेष सत्रों का यहाँ आयोजन किया जाएगा। भारत की अगर बात करें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो $1 ट्रिलियन से अधिक हो चुका है। मैंने इससे रिलेटेड भी न्यूज़ आपको पढ़ाई थी एक बार, आपको याद होगा। वर्तमान अगर बात करें तो पहले जो 6 माही है उसमें 26% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब जो है 42.1 बिलियन तक जो है हमारी पहुंच चुकी है निवेश। भारत की आर्थिक परिपक्वता का ये संकेत भी है, और जिस तरह के रैपिड सारे काम हो रहे हैं उसको देखकर भी पूरी दुनिया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रही है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है कई सारी रिपोर्टें प्रकाशित करता है। मैंने कई रिपोर्ट्स आपको पढ़ाई भी, इसमें से आपने देखा होगा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कहा जाता है, ये रिपोर्ट्स है। यूपीएससी ने तक ऐसे सवाल पूछे कि निम्नलिखित में से रिपोर्ट्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है, इस तरह का यूपीएससी में भी सवाल पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी की रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट सही है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ इसका सहयोग है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, और वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। मैं ये रिपोर्ट्स हर साल आती है, तो जैसे ये रिपोर्ट्स आएंगी मैं आपको ये रिपोर्ट्स भी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। अगली न्यूज़ है हमारी पराक्रम दिन है। पराक्रम दिन 23 जनवरी को मनाया जाता है, और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती भी है इस साल। तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है, और इसी को पराक्रम दिवस के रूप में हम इसे मानते भी हैं। और सुभाष चंद्र बोस आप जान ही रहे हैं कि कितने बड़े नेता, और भारत की आज़ादी में मतलब भारत यहाँ रहकर पहले एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में उन्होंने कांग्रेस के तहत काम किया, फिर गांधी जी और नेहरू जी के साथ मिलकर, और फिर आगे बढ़कर जब उन्हें लगा कि अहिंसा के रास्ते आज़ादी नहीं मिल सकती, तो वो व्यक्ति भारत छोड़कर मतलब यहाँ से निकलकर हिटलर से जाकर मिलकर अपनी एक सेना बनाकर, और मतलब अद्भुत ये सफ़र रहा है उनका। संस्कृति जो मंत्रालय हमारा कल्चरल मिनिस्ट्री द्वारा नेताजी के जन्मस्थल कटक, जो अभी उड़ीसा में है, यहाँ 3 दिन का आयोजन किया गया है। और टोटल जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उनमें नेताजी और अन्य नेताओं के जो कंट्रीब्यूशन है उसको यहाँ उजागर किया जाता है। इस 3 दिन के सम्मेलन में नेताजी के साथ जितनी भी जुड़ी हुई उनके जीवन से संबंधित फोटो प्रदर्शनी, उनकी किताबें, उनके जीवन से संबंधित जितनी भी चीज़ें, उनका प्रदर्शनी भी यहाँ लगाई जाएगी। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। सीआरपीएफ के जो प्रमुख है उनकी नियुक्ति की गई है, नए प्रमुख आए हैं 19 जनवरी को। असम के जो पुलिस प्रमुख थे 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी है ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इनको नवंबर 2027 तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भारतीय पुलिस सेवा के असम मेघालय कैडर से आते हैं,
राइट। असम मेघालय, मतलब यूपीएससी की तैयारी करने वाला बंदा जानता है कि कैडर क्या होता है। तो कैडर, ये असम मेघालय कैडर से आते हैं। इन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA सहित कई महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस पे और बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया हुआ है। कैबिनेट ने इनकी नियुक्ति को 30 नवंबर 2027 तक सेवानिवृत्ति या उनके सेवानिवृत्ति तक जो है मंजूरी दे दी है। CRPF भारत के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक जाना जाता है। यह आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों को बनाए रखने में सहायक है। मैंने इससे रिलेटेड आपको अभी एक मतलब 2-4 दिन पहले ही मैंने कराया था, वो क्लास आप देख लेना। 2 नए बटालियंस का निर्माण किया गया है जो जोड़ी जाएंगे, मैंने बहुत डिटेल में वो पढ़ाया है। अभी जो है विपुल कुमार वो 31 दिसंबर 2024 को और अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यवाहक CRPF प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने DGP की भूमिका निभाई है 2019 में। साथ ही साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भी असम के अतिरिक्त DGP के रूप में इन्होंने काम किया था। जब CAA का आंदोलन बहुत तेज था, आप जान रहे हैं असम मोस्टली वही इलाके में इसका प्रभाव था और इतने बड़े टेंशन में इन्होंने बहुत अच्छे से असम को अपनी जिम्मेदारी से बचाए रखा था, राइट। ला पेरोस अभ्यास है, ये भारत सहित 9 इंडो पैसिफिक देश, उनकी समुद्री सुरक्षा और अंतर संचालनीयता जो होता है इंटरकनेक्टिबिलिटी, उसको लेकर ये ला पेरेज अभ्यास हो रहा है। 16 से 24 जनवरी तक ये चलेगा। समुद्री जलडमरू मध्य और फ्रांस के नेतृत्व में ये अभ्यास हो रहा है, राइट। भारतीय नौसेना जो है उसकी मिसाइल निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS मुंबई को इसमें तैनात कर रही है और चार्ल्स डी गॉल जो है विमान वाहक, उनके नेतृत्व में फ्रांस कैरियर एक ग्रुप है, उसके साथ ये पूरा का पूरा ऑपरेशन संपन्न होने वाला है। ये अभ्यास मलक्का, सुंडा, लोम्बोक इन जलडमरू में आयोजित किया जा रहा है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर इसको जोड़ने वाले सारे के सारे चेक पॉइंट्स है और यही ये पूरा का पूरा नौसेना का अभ्यास संपन्न होगा। मोस्टली क्यों कि भाई चीनी जो नौसैनिक गतिविधि है, आप जान रहे हैं कि किस तरह से चीनी जो है पूरा का पूरा चीन जो है अपने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ ये टोटल ये पार्श्वभूमि कर देखें तो ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्री ये पूरा व्यापार का मार्ग है, उसकी सुरक्षा करना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, राइट। इस अभ्यास में जो सतही युद्ध है, सरफेस वॉर, वायु रक्षा, क्रॉस डेक लैंडिंग, विजिट, बोर्ड सर्च और सीजर, ऐसे ऑपरेशन एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किए जाएंगे। और कौन कौन शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, US, ऐसे कई सारे देश हैं जो इस लक्ष्य समुद्री संचार प्रणाली जिसे कहते हैं उसमें IORAS के माध्यम से समन्वय अपने आप में मजबूत करेंगे। नशीली दवाओं की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इन सभी चीज़ों को जो चेचे होते हैं, जैसे जहाँ लुटेरे जो होते हैं, उनके मुकाबला करने के लिए ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी खबरें थी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो आज के क्लास में हम यही रोकेंगे, अगली क्लासेस को फिर लेके आएंगे। आप लोग सभी लोग जो है क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लासेस को लाइक करिए, कमेंट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।